जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। आज आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। पिछले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को आधा कंप्लीट कर चुके थे। आज मौर्य साम्राज्य में हम सब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि दिव्य वादन के अनुसार है। अशोक के माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडे गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। नोट में दिया गया है, D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसे रिलीफ स्कल्पचर कहा जाता है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक जिसे राजा अशोक उल्लेखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? तो भाब्रू अभिलेख से। पुराणों में अशोक का अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डायनिशियस नामक एक राजदूत को भेजा था। ऊपर कुछ टॉपिक दिया गया है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा हुआ है, शिलालेखों का स्थान संबंधित राज्य। जो शहबाजगढ़ी शिलालेख है वो कहाँ अभी वर्तमान में है? तो पेशावर, पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है पेशावर, पाकिस्तान में। मनसेहरा जो है हजारा, पाकिस्तान में। मनसेहरा कहाँ है? हजारा, पाकिस्तान में। कालसी जो है उत्तराखंड में है। कालसी शिलालेख कहाँ है? उत्तराखंड में। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। गिरनार शिलालेख गुजरात में। धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा में। धौली तथा जौगढ़ जो है उड़ीसा में। एरगुडी, राजूल, मंडगिरी जो आंध्र प्रदेश में है। एरगुडी, राजूल, मंडगिरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सोपारा शिलालेख कहाँ? महाराष्ट्र में। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र में। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में। रूपनाथ तथा गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सासाराम में शिलालेख है बिहार में। सासाराम बिहार में। भबरू या बैराट, जिसमें अशोक ने अपने स्वयं को राजा बताया था, मगध का राजा बताया, यही से भबरू शिलालेख में, जो कहाँ है? राजस्थान में। मास्की, गोबीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, ये सब कर्नाटक में है। जंटी गरामेश्वर, कनगनहली, पाल की गुंडू जो सब कर्नाटक में है। अहरौरा जो है उत्तर प्रदेश में। अहरौरा शिलालेख जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भी कुछ टॉपिक दिया गया है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख कहता पहला शिलालेख में क्या वर्णित है, क्या विषय है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी आता है स्टेट में। पशु बलि की निंदा की गई है तो पहला शिलालेख में। दूसरा में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरा में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में कहा गया है कि राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। ये भी महत्वपूर्ण है, बार बार आते रहता है। भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा में है धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवा में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
7वां और 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है 7वां व 8वां में। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं का नाम भी उल्लेखित है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे हैं। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नोट में दिया है, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा अभी पढ़े थे। अहरौरा लेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों की नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ टॉपिक दिया गया है। मौर्य प्रांत राजधानी। उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र का उज्जैन। अवंती राष्ट्र का उज्जैन। कलिंग का तोसली। कलिंग का तोसली। दक्षिणापद का स्वर्णागिरी। दक्षिणापद का स्वर्णागिरी। प्रासी या पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र। प्रासी या पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। यहाँ कुछ नोट्स दिया गया है, टॉपिक दिया गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री जो प्रधानमंत्री होता था, मंत्री प्रधानमंत्री। पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। पुरोहित कौन होता था? तो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेना जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो है राजपुत्र होता था। दौवारिक जो है राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक जो है अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता किसको कहा जाता था? तो आय का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष कहलाता था। प्रशास्ता जो है कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रशास्ता जो है कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्ट्री जो है कमिश्नर होता था। पौर जो है नगर का कोतवाल हुआ करता था। व्यवहारिक जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो होता है प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक जो है उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कहलाता था। जबकि दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करता था। दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल जो है दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है
अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है से, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिले हैं। नोट में दिया गया है खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में किसने किया था? तो पादरेटी पैंथलर ने किया, जिसकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में मिली, और किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिसेप को। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख जो है यह स्तंभ जो है चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। फिर है पांचवा लौरिया अरेराज, जो कि चंपारण बिहार में है। छठा है लौरिया नंदनगढ़, जो कि चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर के चित्र बना है। कहता है किस अभिलेख में जो है स्तंभ लेख में जो है मौर्य का चित्र है? तो लौरिया नंदनगढ़। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक के 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेंदेई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया, और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि जिसको कहा जाता था माफ कर दिया। नोट में दिया गया है महास्थान, जो कि बांग्लादेश में है, से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल या सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना, जिसको कंदहार कहा जाता है, अभिलेख से अशोक का सारे कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांत का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो
6 समितियों को, जो 6 समितियों में विभाजित था। यहाँ टॉपिक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। प्रथम समिति और कार्य। प्रथम समिति का कार्य क्या था? तो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय का क्या था? दूसरा का तो विदेशियों का देखरेख करता था। जबकि तीसरा समिति जो था जन्म मरण का विवरण रखना। चौथा का जो है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पांचवा जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठा जो है बिक्री कर वसूल करना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महात्मय सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। यहाँ कुछ टॉपिक दिया गया है। समिति और कार्य कहता है प्रथम समिति जो था जल सेना का व्यवस्था करता था। दूसरा जो है यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तीसरा समिति जो है पैदल सेना का देखरेख करता था। चौथा समिति जो है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करता था। और पांचवा जो है गज सेना का देखरेख करता था। छठा जो है रथ सेना की देखरेख करता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। जो सरकारी भूमि हुआ करता था उसको सीता भूमि कहा जाता था। और बिना वर्षा के जो अच्छी फसल होता था उस भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीपा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट में दिया गया है
नोट में दिया गया अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में था। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।